जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको एक दिन हीरा जरूर बनाएगी, हीरा जरूर बनाएगी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो विद्यार्थियों आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल। विद्यार्थियों, जब लोग तुम्हारे खिलाफ सोचने लगे तो समझ लेना कि तरक्की कर रहे हो। दुनियादारी छोड़कर अपने लक्ष्य के पीछे भागना शुरू कर दीजिए। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, आपका तो इस जमाने में दौर आएगा। किताबों की दोस्ती भी कमाल की होती है। ये हमसे बात भी नहीं करती है लेकिन हमको बहुत कुछ सिखा जाती है। साथियों, फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई दूसरा ना आ सके। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। तो फिर बगैर इंतजार के आइए, जुड़िए हमारे चैनल पर। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आसानी से आपको मिलती रहें। कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार आज का सत्र होने वाला है, जो कि भक्ति काल के अंतर्गत संपूर्ण सूफी काव्य धारा की मैराथन क्लास से संबंधित है। और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा, धैर्य बना करके पूरे समय बने रहिएगा। और देखिए, आज के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न आपकी नजरों के सामने है। क्या है? कोई एक पंक्ति दी गई है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल मरे पे मरे न बासु। यानी क्या है? फूल मर जाता है लेकिन उसकी सुगंध नहीं मरती है। ये प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू दयाल, कबीरदास, रैदास, मलिक मोहम्मद जायसी। आप सभी का जो है समय शुरू हो जाता है उत्तर देने के लिए। सोच समझ करके आप लोग अपना सही उत्तर कीजिए। ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये काव्य पंक्ति किसकी है? सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की। आगे चलेंगे हम सभी लोग। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? उसे आप सभी को चयन करके फटाफट से जवाब देना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद, हंस जवाहिर कासिम शाह, चित्रावली उस्मान, मधुमालती कुतबन। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? आप सभी को करना है। तो विद्यार्थियों, आप सभी का उत्तर आ गया होगा। यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। ये क्या है? युग्म सुमेलित नहीं है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है, बिल्कुल सही है। चित्रावली उस्मान की रचना है, बिल्कुल सही है। जो युग्म सही नहीं है आपका विकल्प डी गलत है, क्योंकि मधुमालती ये कुतबन की रचना नहीं है विद्यार्थियों। इसको किसने लिखा है? सूफी कवि मंझन जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? बड़ा ही शानदार ये प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन, शुजाउद दौला। आपको सही उत्तर करना है इस प्रश्न का फटाफट से। किसने किया है विद्यार्थियों अनुवाद पद्मावत का बंगला? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? आलो उजाला। आगे चलते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, क्या है? पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, उदधि आई तेई बंधन कीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। कुतबन, तुलसी, जायसी,
सूरदास। क्या होगा इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप सभी को करना है विद्यार्थियों। ये काव्य पंक्ति किसने लिखी है? तो आपका उत्तर आ गया होगा। यदि आपने चयन कर लिया है अपना उत्तर विद्यार्थियों विकल्प सी मलिक मोहम्मद जायसी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आपका प्रश्न है, क्या है नागमती वियोग खंड से संबंधित सही तथ्य हैं? यानी कौन से तथ्य हैं, फिर आगे कूट के अनुसार आप लोगों को अपना उत्तर चयन करना होगा। ये 12 मासा शैली में लिखा गया है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की है। जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। यानी इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, जो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने नागमती वियोग खंड लिखा है उसके विषय में कौन कौन सी बातें सत्य हैं विद्यार्थियों। आपका आगे कूट दिया गया है, उसी के अनुसार आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो है क्या विद्यार्थियों, इसमें जरा हम गौर करते हैं बातों पे। क्या लिखा है? यह 12 मासा शैली में लिखा गया है। बिल्कुल राइट बात है। 12 मासा की शुरुआत जायसी ने की है। नो, इन्होंने नहीं की है। 12 मासा आदिकाल में लिखना शुरू हो गया था। फिर क्या है? जायसी ने जेठ आषाढ़ी नामक 13वें महीने का उल्लेख किया है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। और नागमती के आंसुओं से सारी सृष्टि भीगी हुई जान पड़ती है। गलत, यानी 1 और 3 जिसमें सही होगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो क्या है आपका विकल्प बी राइट आंसर आप सभी का है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला प्रश्न है, क्या है काव्य पंक्तियां दी गई हैं और जो है क्या पूछा जा रहा है, पूरे कड़वक में नागमती की विरह दशा के बारे में विचार है। क्या विचार है? कि ये आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, ये हिंदू गृहिणी की विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। क्या है काव्य पंक्तियां? तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी, तपे लागी अब जेठ आषाढ़ी, मोहि पिउ बिन छाजनी भई गाढ़ी, तन तीन उर भा झूरों खारी, तन तीन उर भा जूरों खारी, भई बरखा दुख आगरी जारी, भई बरखा दुख आगरी जारी। यानी इन पंक्तियों का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? जेठ की आषाढ़ी जो है तपने लगी है और जो नागमती है अपने प्रीतम को अपने पास में ना पाकर क्या है, उसके दुखों का जो भंडार है और बढ़ता जा रहा है। और छाजन, छाजन माने होता है छप्पर, वो भी क्या है, उसकी छाँव जो है उसको शीतलता नहीं प्रदान कर रही है। और उसका शरीर कैसा हो गया है? तन तिनौर भा झूरों खरी, शरीर क्या है, झुराया गया है, मुरझा गया है। भई बरखा, और झमाझम बारिश होती है तो क्या है, दुख उसके जो है और बढ़ जाते हैं, उसके हृदय की वेदना पीड़ा और बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर क्या है विद्यार्थियों, हम लोग देखते हैं क्या है विकल्प में। चंद्रबली पांडे, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त और श्याम मनोहर पांडे, इन्हीं में से जो है चयन करके आप सभी को अपना उत्तर देना है। तो क्या होगा विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। शुक्ल जी क्या बताते हैं, ये आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है। आशिक माशूका मतलब जैसे आजकल के प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, निर्लज्ज होते हैं, जिनके अंदर हया नहीं है, शर्म नहीं है और कोई प्रेम का उनके पैमाना नहीं है, कोई मानक नहीं है, सिर्फ झूठी अफवाहें और बातें गढ़ते हैं। हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता वर्ता कोई कुछ नहीं है। ये क्या है, हिंदू गृहिणी की एक विरह वाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य कैसा है, मनोहर है। आगे चलेंगे विद्यार्थियों। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है?
पद्मावत, मृगावती, अखरावट, मधुमालती। सही उत्तर आप सभी को इस प्रश्न का करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन किया है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का जो वियोग वर्णन है वो किसमें? पद्मावत ग्रंथ में संकलित है। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली आप नहीं मानेंगे? मसनवी शैली, संस्कृत निष्ठ हिंदी, दक्षिणी, हिंदुस्तानी। क्या होगा आपका उत्तर इस प्रश्न का? निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर कर दिया होगा। यदि आपने अपना उत्तर चयन किया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब होगा मसनवी शैली है, हिंदी की नहीं, ये फारसी की शैली है। और दक्षिणी, संस्कृत निष्ठ हिंदी, हिंदुस्तानी, ये सब हिंदी की हमारी शैली मानी गई हैं। चलेंगे हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है? आगे हम विकल्प देखेंगे। आपके विकल्प क्या हैं? उर्वशी, पद्मावत, कामायनी, रामचरित मानस। क्या होगा विद्यार्थियों सही उत्तर? आप सभी को सोच समझ करके देना है। यानी आपसे क्या पूछा गया है? मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य का नाम आपको बताना है। तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दे दिया है विकल्प बी पद्मावत महाकाव्य, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप देख रहे हैं उर्वशी, इसको किसने लिखा है? आपके रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और आप देख रहे हैं कामायनी महाकाव्य, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है आपके जयशंकर प्रसाद जी ने छायावाद में। और आप देख रहे हैं रामचरितमानस महाकाव्य, तो इसको किसने लिखा है विद्यार्थियों? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और किसमें लिखा है? भक्ति काल में। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। क्या है, कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? चित्ररेखा, अखरावट, छिताई वार्ता, कहरानामा। आप सभी लोगों को विद्यार्थियों अपना सही उत्तर करना है और उसके साथ साथ में कक्षा को लगातार शेयर मारते रहना है। अभी तो बस अंगड़ाई है, इस कक्षा में आगे और भी बड़ी लड़ाई है, और भी इंटरेस्टेड होने वाली है आपकी कक्षा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहिए, जोड़ते रहिए, और हम आपको लगातार ऊर्जा के साथ सेशन को देते रहेंगे, जारी रखेंगे। तो क्या होगा विद्यार्थियों आपका उत्तर? आप सभी ने यदि अपना आंसर चुना है क्या विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा ये छिताई वार्ता रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। चित्ररेखा है, अखरावट है, कहरनामा, मसलानामा, पद्मावत, बहुत सारी रचनाएं हैं जायसी की, लेकिन छिताई वार्ता नहीं है। और ये छिताई वार्ता विद्यार्थियों है किसकी रचना? नारायण दास जी की। किसकी है? नारायण दास जी की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है मुल्ला दाऊद 1379, इसमें 70 दिया है जो कि गलत है हमारे अनुसार, चूंकि इसका प्रकाशन जो प्रामाणिक माना गया है 1369 ईस्वी। और इसमें क्या है? मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? यानी ये आपसे पूछा जा रहा है। चंदायन या लोरकहा, वीरांगना, पथिक, यशोधरा। और ये जो 1370 समय है विद्यार्थियों, ये किसके अनुसार है? ये है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसको भी आप मान सकते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल जी के अनुसार, तो आपको यही आंसर देना होगा किसी भी प्रश्न में जब आपसे कभी कहीं पूछा जाएगा। और क्या है आपसे पूछा जा रहा? मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति इनमें से कौन सी है? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प ए, क्या है, चंदायन या लोर कहा, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या है, पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है कि ये काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई हैं। क्या है पंक्तियां आपकी? तन चित उर मन राजा कीन्हा, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा।
ये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। तन को चित्तौड़ बना लिया है, मन को राजा कर लिया है और सिंगलगढ़ को हृदय बना लिया है। और क्या है? पद्मिनी बुद्धि हो गई है। ये पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? सीतायन, बीजक, पद्मावत, बिहारी सतसई। तो क्या होगा विद्यार्थियों? आपका सही उत्तर आप सभी को देना है। आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर, शाहनशाह, हुमायूं, अकबर। इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर करना है, सही जवाब देना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो आप लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए बाबर, तो बिल्कुल राइट जवाब आपका माना जाएगा। हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आप में से कोई पहली बार आया है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं लगातार मिलती रहें। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, सूफी कवि किस शाखा से संबंधित थे? कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञान आश्रयी शाखा, प्रेम आश्रयी शाखा। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? वो आप सभी को बताना है। यानी सूफी कवि की शाखा से संबंधित हैं। फटाफट आप लोगों को अपना उत्तर करना है। क्या होगा इसका जवाब? तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया है विकल्प बी, विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। क्योंकि जो सूफी कवि हैं वो प्रेम आश्रयी शाखा से संबंधित है, और जो है इसको प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा या अंग्रेजी में इसको जो है रोमांटिसिज्म अर्थात स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सूरदास जी, कुतबन, रसखान, नंददास। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप सभी को फटाफट से देना है। सगुण भक्ति धारा ये भी एक भक्ति काल की शाखा है। आपको बताना है कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का नहीं है। तो आप सबने विद्यार्थियों अपना उत्तर चयन कर लिया होगा। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो आपका राइट आंसर माना जाएगा। क्योंकि सूरदास, रसखान, नंददास ये लोग सगुण भक्ति धारा में आते हैं। जो नहीं है उनका नाम क्या है? कुतबन। चूंकि कुतबन ये सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगले क्रम में प्रश्न है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? आप सभी को बताना है। सिंघल द्वीप, नागदेश, अवंतिका, चित्तौड़। आपके सही उत्तर का हमें इंतजार है विद्यार्थियों। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। जायसी के पद्मावत महाकाव्य में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? आप लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, आप सब जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यदि आपने चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में यह बात की जा रही है कि उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध अर्थात बंधा हुआ देखा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, क्या है? कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और पूछा जा रहा है, इन पंक्तियों में पद्मावत की कौन सी विशेषता परिलक्षित है, अर्थात कौन कौन सी विशेषता दिखाई पड़ रही है? तन चित उर मन राजा कीन्हा, ये सिंघल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। गुरु सुआ जही पंथ देखावा, बिरुगुण जगत को निर्गुण पावा। बिनु गुर जगत को
निर्गुण पावा। तन को चित्तौड़ कर लिया है, मन को राजा बना लिया है, सिंघलगढ़ को हृदय बना लिया है और पद्मिनी बुद्धि बन गई है। ऐसे में आगे क्या होता है, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। सुआ यानी जो तोता है वो गुरु बन गया है, जो क्या है, पंथ अर्थात मार्ग को प्रदर्शित कर रहा है। और क्या है, बताते हैं जायसी जी, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। यदि आपने अपने जीवन में गुरु को नहीं किया है तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा, ये संसार कैसा हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। आपके जीवन में भी कोई गुण नहीं होंगे और संसार में भी आपको गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। तो हम लोग देखते हैं जो है इन पंक्तियों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले है विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिकता का संकेत, नारी विषयक अनुदात्त अवधारणा, धार्मिक असहिष्णुता। यानी इस प्रश्न का सही जवाब विद्यार्थियों क्या होगा, आप सभी को देना है, फटाफट से अपना उत्तर करना है। तो आप लोगों ने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। इन काव्य पंक्तियों में क्या है, लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिकता का संकेत किया जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है, इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति मानी जाती है, प्रारंभिक यानी शुरुआती दौर की, चंदायन, मधुमालती, मृगावती, चित्रावली, कौन सी है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन करके दिया है विकल्प ए चंदायन, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। अवधि की प्रारंभिक कृति चंदायन को माना गया है और इसको लिखा किसने है विद्यार्थियों, तो मुल्ला दाऊद जी ने। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास अर्थात महीने से किया है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। बताना है आप लोगों को अपना उत्तर विद्यार्थियों। जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? तो यदि आप लोगों का उत्तर आया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा विद्यार्थियों। आषाढ़ के महीने से जायसी जी ने शुरुआत की है अपने 12 मासा की। और जायसी जी क्या लिखते हैं शुरुआती दौर में, चढ़ाय साढ़े गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। आगे चलेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है, पंक्ति दी गई है और पूछा जा रहा है इस पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश में क्या आशय ग्रहण किया है? तो सबसे पहले हम लोग जो है पंक्ति को देखेंगे। क्या है पंक्ति आपकी, टप टप बूंद परही जस ओला, बिरह पवन हुई मारई झोला, विरह पवन हुई मारई झोला। वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बनकर उड़ जाना, कृशिकाय होने के कारण असंतुलित होना, शरीर का अत्यधिक कंपित होना। बहुत ही शानदार ये प्रश्न आपके सामने आया है और आप सभी का जवाब भी बिल्कुल शानदार ही आना चाहिए। क्या होगा विद्यार्थियों, आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो आप लोगों ने चयन करके यदि उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। इन पंक्तियों में शुक्ल जी क्या अर्थ ग्रहण कर रहे हैं, जो नायिका है अर्थात जो नागमती है, वात के प्रकोप से उसके अंग कैसे हैं, सुन्न पड़ गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं, ढीले हो गए हैं। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, जेहि पंखी के नियर हुई कहीं विरह के बात, सोई पंखी जाए जरी तरिवर हो निपात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों में क्या माना है? प्रकृति का सुरम्य चित्रण, ऊहात्मक पद्धति, विरह ताप की विशद व्यंजना, अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण। क्या माना है विद्यार्थियों शुक्ल जी ने इन पंक्तियों में? आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप लोगों ने चयन कर लिया है विद्यार्थियों विकल्प भी, तो बिल्कुल सही जवाब आपका होगा ऊहात्मक पद्धति। मतलब क्या है,
इन काव्य पंक्तियों में जो नागमती का विरह है तो विरह वर्णन को बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बेढंगे तरीके से बताया जा रहा है। आगे चलेंगे। फिर आप लोगों का प्रश्न है, पीयूषो कहो संदेशणा हे भौरा के काग, सो धनि बिरहिन जरिमुई तेहिक धुआं हम लाग। इसमें क्या है, भौरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है और क्या बताते हैं, ये अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से यही संभव है, आवेग की दशा में यही उचित है, छंद की पाद पूर्ति हेतु किया गया है। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आप लोगों को। तो विद्यार्थियों, यदि आप सबने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या बताते हैं, यहां पर आवेग की दशा ही उचित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न क्या है, मन यति भयो हुलास बिगस जन कोक किरण रवि, अरुण अधर तिय सधर बिंब फल जानकीर छवि। उक्त काव्यांश में किसके उल्लास का उल्लेख है? पद्मावती की माता, पद्मावती के पिता, पद्मावती की सहेली। क्या होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही जवाब? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों विकल्प सी तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। यहां पर क्या है, पद्मावती के उल्लास की चर्चा की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? खड़ी बोली हिंदी, अवधी, राजस्थानी, ब्रज भाषा। बहुत ही सीधा और सरल प्रश्न है और आपका जवाब भी बिल्कुल सीधा और सरल आना चाहिए। आप सभी लोग कक्षा को लगातार शेयर मारते रहिए और अपने साथी मित्रों को जोड़ते रहिए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर लीजिएगा, जिससे आपको भी कक्षाएं मिलती रहें। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का ये जवाब आ गया है विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। पद्मावत किस भाषा में? अवधी भाषा में लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी जी का महाकाव्य है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य की नायिका कौन है? कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। कौन है ज्ञानदीप प्रेम आख्यानक काव्य की नायिका? आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो यदि आप लोगों ने चुन लिया है विद्यार्थियों अपना आंसर विकल्प सी तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ज्ञानदीप नामक प्रेम आख्यानक काव्य की नायिका कौन है? देवयानी। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से जायसी कृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। कौन सा छंद है जायसी जी के पद्मावत महाकाव्य में? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी तो बिल्कुल सही माना जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा से संबंधित असंगत कथन का आपको चयन करना है। निर्विवाद रूप से सभी प्रेमाख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान अवधी भाषा में रचित हैं। ये काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। इनके पात्र मुख्यतः दो श्रेणियों के हैं, मानवीय और मानवेतर। इन काव्यों की मूल भावना प्रेम है। आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर करना है। क्या होगा सही जवाब? आप लोग फटाफट से बताइए। तो यदि आपने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के संबंध में जो असंगत है, क्या निर्विवाद रूप से, अब यहीं पर बात आ गई, निर्विवाद रूप से आप नहीं कह सकते हैं किसी चीज के बारे में। प्रेम आख्यानक तत्सम शब्दावली प्रधान है, यानी तत्सम शब्दावली की प्रधानता नहीं है, इसीलिए बात गलत है। और सही क्या क्या है उस पर हम नजर जरूर डालेंगे। ये काव्य कैसे हैं? प्रबंधात्मक शैली में रचे गए हैं, बात सही है। इसके पात्र दो श्रेणियों के हैं, मानवीय और मानवेतर।
कैसे हैं उसको भी आप जानते चलिए। मानवीय में क्या है, जो मानव रूप में है, जैसे कि नागमती है, राजा रतन सेन है, ये सब मानवीय पात्र हैं। मानवेतर में कौन है, जैसे कि इसमें तोता है, सुआ है, ये क्या है, ये पशु पक्षी है, अर्थात वो मानव नहीं है। और इनके काव्यों की मूल भावना क्या है, प्रेम है। अर्थात जितने भी सूफी काव्य आख्यान के ग्रंथ लिखे गए हैं सब में प्रेम का चित्रण किया गया है। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्या है आपका प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्णता को प्राप्त करती है। पद्मावत में पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों का चित्रण यानी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप लोगों को फटाफट से देना है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा उसे हम अभी बताते हैं आपको। पद्मावत में पूर्णतया ये जो लगा हुआ है यही सब बात को गलत कर रहा है। पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित ये महाकाव्य नहीं है। इसमें क्या है, कल्पना और इतिहास दोनों का मिश्रण है, इसलिए आप इसको पूर्णतया ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं कह सकते हैं। ये तो होगी गलत बात। फिर सही क्या है, अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी चौपाइयां कही गई हैं, सत्य है। आखिरी कलाम जो है इसमें कयामत का वर्णन है, बिल्कुल सत्य है। पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण पूर्णता को प्राप्त होती है, ये भी क्या है, सत्य है। हम लोग चलेंगे अगले क्रम की ओर। क्या है आपका प्रश्न, मंझिन कृत मधुमालती के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है। इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। अन्य सूफी काव्यों के समान ही इसमें भी प्रेम को सब कुछ माना गया है। इसमें 5 अर्धाली और चौपाइयों के बाद में दोहे का प्रयोग है। क्या होगा विद्यार्थियों, आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि बारीकी से आप देखेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे, इसके विकल्पों को, तो आपको उत्तर बहुत आसानी से मिल ही जाएगा। आप लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। क्या गलत है, मंझन जी की रचना मधुमालती के विषय में कि इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक है, यानी पहले वाले प्रश्न जैसी इसकी भी स्थिति हो गई है। इसकी कथा पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं है, इसीलिए ये बात गलत है। फिर सही क्या क्या है, इसमें भारतीय काव्य रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। भारतीय काव्य रूढ़ियां मतलब क्या है, हमारे हिंदू घरों में प्रचलित तीज त्योहार, इन सब का चित्रण किया गया, भारतीय संस्कृति का चित्रण है। अन्य सूफी काव्यों के समान इसमें भी प्रेम को ही सब कुछ माना गया है, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या है, 5 अर्धाली यानी 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखा गया है, ये भी बिल्कुल बात सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, अंगद पैज रचना किसकी है। नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास, किसने लिखा है अंगद पैज रचना को। आप लोगों को अपना उत्तर देना है विद्यार्थियों, सोच समझ करके। तो अपना उत्तर आपने चयन करके दे दिया होगा। यदि आपने चुना है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। अंगद पैज किसकी रचना है, ईश्वरदास जी की। अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका प्रश्न है, मृगावती के रचनाकार हैं मंझन, आलम, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कितनी बार पूछा गया है। इसमें तो कम दिया गया है, और भी सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा गया है। किसने लिखा है मृगावती को। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के जवाब में यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। मृगावती एक कुतुबन की रचना है। आगे देखेंगे। आपका प्रश्न है, सन 927 यहाँ कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा। 1525 ईस्वी, 1550 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1520 ईस्वी। फटाफट से आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर सेलेक्ट किया है
विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा सन 927 का ईस्वी सन क्या होगा 1520 ईस्वी। आगे चलेंगे, आपका प्रश्न है पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्न सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के, बीकानेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर। कहाँ का राजा है रत्न सेन? आप सभी को फटाफट से अपना उत्तर सोच समझ के देना है। तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प ए तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा आप सबका। राजा रत्न सेन ये चित्तौड़गढ़ का राजा था। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा? आप लोगों को बताना है। कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद, कासिम शाह। कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। कुतुबन, उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। उस्मान, कुतुबन, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। क्या होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर? आप सभी को सोच समझ करके देना है बगैर किसी देरी के। तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चयन कर लिया है विकल्प से तो राइट माना जाएगा। यानी पहले कुतुबन आएंगे, उसके बाद में उस्मान आएंगे, उसके बाद में कासिम शाह आएंगे, उसके बाद में नूर मोहम्मद। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुल्ला दाऊद की भाषा है यानी किस प्रकार की भाषा है? पश्चिमी परंपरा से संपृक्त शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है आपका। आपको बताना है मुल्ला दाऊद की भाषा किस प्रकार की है। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर? आप सभी लोग दीजिए। यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। मुल्ला दाऊद की भाषा किस प्रकार की है? ठेठ अवधि। ठेठ मतलब जो ग्रामीण अवधि बोलचाल में प्रयोग की जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? अनुराग बांसुरी, मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती। ज्ञानदीप, मृगावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। मृगावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। इंद्रावती, मृगावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। आप सभी लोगों को सोच समझ करके इस प्रश्न का उत्तर करना है विद्यार्थियों। क्या होगा सही जवाब? आप लोगों को बताना है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प सी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी पहले मृगावती प्रकाशन में आती है, उसके बाद ज्ञानदीप, उसके बाद इंद्रावती, उसके बाद में अनुराग बांसुरी। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। कौन नहीं आता है सूफी साधना के 4 पड़ावों में? आप सभी को अपना सही उत्तर विद्यार्थियों करना है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन कर लिया है क्या विकल्प सी तो बिल्कुल सही जवाब होगा। ये मलकत जो है सूफी साधना के 4 पड़ावों में नहीं आता है। शरीयत आती है, तरीकत आती है, मारिफत आती है और चौथी जो बात आती है वो है आपकी हकीकत। क्या है? हकीकत। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम क्या है? मधुमालती, अनुराग बांसुरी, चंद्रावती, इंद्रावती। कौन सी रचना है इनमें से नूर मोहम्मद की? आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न में क्या है विद्यार्थियों, थोड़ा सा क्रम दूसरे प्रकार का दिया हुआ है क्योंकि इसमें जो है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती ये दोनों रचनाएं जो है नूर मोहम्मद की हैं। तो आपका उत्तर सही क्या होगा? बी और डी, ये आपका जवाब सही माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका प्रश्न है राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती, मृगावती, पद्मावत, चंदायन। राघव चेतन किस सूफी काव्य का पात्र है विद्यार्थियों? आपको अपना उत्तर करना है। आप सब इसका उत्तर जान रहे होंगे अगर ध्यान से बातों को सुना है, ध्यान से सारी कक्षाएं देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प सी तो बिल्कुल सही माना जाएगा। पद्मावत महाकाव्य का पात्र कौन है? राघव चेतन।
आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल कामकंदला, पद्मावत। कौन सी है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? पद्मावत महाकाव्य, जिसको लिखा किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। अगले क्रम को देखते हैं हम लोग। जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेम आख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। क्या होगा इसका सही उत्तर? आप लोगों को सोच समझ करके देना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि इस प्रश्न में कई सारी बातें एक साथ में लागू हो रही हैं। तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा। ये क्या है? जायसी के पद्मावत महाकाव्य के विषय में कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। क्या है चला देखते हैं इसको हम। तुलसी के यानी रामचरितमानस के अनुकरण पर जायसी ने भी दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये बात गलत है। उन्होंने दोहा चौपाई शैली का अनुकरण तो किया है, लेकिन तुलसी के रामचरितमानस के आधार पर बिल्कुल नहीं। और फिर सही क्या क्या है उसको भी हम देखेंगे। यह एक प्रेम आख्यानक काव्य है, बिल्कुल सत्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल सत्य है। नागमती का वियोग वर्णन कैसा है? प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। प्रवासजन्य मतलब जिसका पति घर से दूर चला जाता है। तो ये भी बात जो है बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ में आपको सुमेलित करना है और आगे दिए गए कूट के अनुसार आप लोगों को अपना सही उत्तर करना है। तो सबसे पहले कौन है? उस्मान जी। उस्मान जी की रचना का नाम क्या है? वो है चित्रावली। फिर है नूर मोहम्मद, इनकी रचना कौन सी है? अनुराग बांसुरी। उसके बाद हैं कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती। फिर हैं कासिम शाह, इनकी रचना का नाम क्या है? हंस जवाहिर। ये तो आपका सही कूट हो गया विद्यार्थियों, वो सॉरी माफ करिएगा, सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में आपका सही उत्तर क्या होगा इसको हम आपके सामने ही देख लेते हैं। ए का 4 किसमें है? ये लगा है। और बी का क्या है? 1 ये लगा हुआ है। सी का 2 ये लगा हुआ है। और डी का 3 ये लगा हुआ है, अर्थात ए कूट आपका सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे मंझन, कुतुबन, जायसी, उस्मान। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोगों को देना है फटाफट से। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में जो हाजी बाबा हैं उनके शिष्य कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब में यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी, तो बिल्कुल सही होगा। हाजी बाबा के शिष्य कौन है? उस्मान जी। आगे देखते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। नहीं में बच्चा आपको गच्चा बिल्कुल नहीं खाना है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है। इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है। बहुत ही अच्छा सा ये प्रश्न है आपका, और आप लोगों का जवाब भी अच्छा ही आना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्या है इनमें से आपका सही जवाब जो सत्य नहीं है सूफी कवियों के संबंध में? तो सूफी कवि आप लोगों ने यदि अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों क्या विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। क्या होगा? यानी ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के कवि हैं विद्यार्थियों,
ये सभी क्या हैं, राजाओं के दरबारी नहीं थे, इसीलिए आपकी जो है ये बात गलत है। फिर सही क्या है सूफियों के विषय में, उसको भी हम देखते हैं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक हैं, यानी इन सब ने जो है प्रेम का चित्रण किया है, बात बिल्कुल सत्य है। सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया है, ये भी बात सत्य है। मसनवी शैली है जो है आपके जो है फारसी की शैली है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। और इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है, ये भी बात बिल्कुल सत्य है। फिर अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? आप सभी को इसका उत्तर करना है। आपके विकल्प हैं मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आप देख रहे हैं कितनी बार कितनी परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है और आगे भी आपके एग्जाम में 101% पूछा जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आप लोगों को फटाफट से देना है, सोच समझ करके। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प डी नूर मोहम्मद, तो बिल्कुल सही होगा। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये आपके नूर मोहम्मद जी की। फिर जो है हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम की ओर, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न आपका? पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब होता है विद्यार्थियों जो गलत है, यानी जो सही नहीं है उसे आपको पहचान करनी है। नक्षिक वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि प्रतीकात्मकता, 12 मासा इतिहास और कल्पना का योग मार्मिकता, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना सर्गों में विभाजन, विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी व्यवस्था, मसनवी शैली, श्रृंगार रस, प्रेम गाथा, परंपरा की प्रौढ़ता। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों आपके लिए, क्योंकि आप इसके माध्यम से कह सकते हैं कि संपूर्ण सूफी काव्य की विशेषताओं का समावेश इस प्रश्न में एक साथ में कर दिया गया है। सोच समझ करके बगैर किसी जल्दबाजी के आप लोगों को अपना उत्तर करना है। क्या है विद्यार्थियों इसका सही जवाब? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चयन कर लिया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी क्या है, यह बात जो है पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर लागू नहीं होती है। क्या है इसमें? नगर वर्णन नहीं है, लोकोत्तर भावना है, सर्गों में विभाजन है, लेकिन एक बात गलत है, इसीलिए आपका ये उत्तर नहीं सही है। और सही क्या क्या है पद्मावत के विषय में उसको भी हम देखते हैं। नक्षिक वर्णन किया गया है, बिल्कुल सत्य बात है। नक्षिक का मतलब क्या होता है आप लोग जानते होंगे। नक्षिक का विद्यार्थियों आशय ये होता है, जो नायिका होती है, जब नायिका के पैरों के नाखूनों से लेकर उसके सिर की चोटी तक का सजीव और जीवंत चित्रण किया जाता है, उसे ही नक्षिक वर्णन कहते हैं, यानी उसकी श्रृंगार परंपरा का वर्णन किया जाता है। और लोक सामान्य भावभूमि है, यानी आम जनमानस का चित्रण है, ठीक बात है। प्रतीकात्मकता भी है, यानी आप देखते हैं जो पद्मावत महाकाव्य है प्रतीकों में विभाजित है। जैसे कि आप देखते हैं सुआ जो तोता है वो गुरु का प्रतीक है, पद्मिनी बुद्ध की प्रतीक है, राजा रतन सेन मन का प्रतीक है। तो इस प्रकार ये बात सही है। और क्या है इसके विषय में, यानी 12 मासा का चित्रण किया ही गया है और इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण किया गया है। और इसके जो प्रसंग को है बड़ी ही मार्मिकता के साथ दिखाया गया है। मार्मिकता का मतलब विद्यार्थियों ये होता है ऐसी बात जब कही जाए जो आपके हृदय को, आपके मन को सीधे सीधे जा करके छू ले। फिर क्या है, विरह वर्णन की मानवीय सहृदयता, यानी जो है मनुष्य का स्वभाव है किसी की प्राप्ति ना होने पर उसके हृदय में विरह तो आ ही जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, इसमें एक नारी व्यवस्था का भी बड़ा ही जीवंत और सजीव चित्रण किया गया है। किस प्रकार जो नायिका है अर्थात नागमती अपने प्रीतम को अपने पास में ना पा करके कितना विवश हो जाती है। और मसनवी शैली का भी प्रयोग है, श्रृंगार रस का बड़ा सुंदर चित्रण किया है, प्रेम गाथा परंपरा की ये भी ये प्रौढ़ता दर्शाता है ये पद्मावत महाकाव्य। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न की बातों को समझ गए होंगे। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है। रिक्त स्थान है आपका नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण, मसनवी शैली। फटाफट से विद्यार्थियों इस प्रश्न का आप लोगों को उत्तर करना है। बड़ा ही शानदार प्रश्न आपके सामने ये भी आया है।
जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? तो यदि आप लोगों का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। विरह वर्णन के लिए बारहमासा पद्धति का प्रयोग मलिक मोहम्मद जायसी जी ने अपने पद्मावत महाकाव्य में किया है। आगे देखते हैं। फिर आपका प्रश्न है, सूफी प्रेम आख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? दिल थाम कर बैठिएगा, सेशन बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है और आगे भी अभी चलने वाला है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम आख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। आप इस प्रश्न में भी देख सकते हो कि संपूर्ण सूफी काव्य को इन्हीं 4 बातों में समेट लिया गया है। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? आप लोगों को सोच समझ करके देना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों का उत्तर आ रहा होगा। यदि आपने चुना है अपना उत्तर विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। क्या असत्य है? सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए हैं। ये जो आप देख रहे हो मुक्तक रूप में, मुक्तक में नहीं, सूफी काव्य अधिकांशतः प्रबंध रूप में, प्रबंधात्मक रूप में लिखे गए हैं। यही बात गलत है। और सही क्या है उसे भी हम देखेंगे जरूर। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम आख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। ये बात सही है। और सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का भी प्रयोग है। ये भी बिल्कुल सही है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक और अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं को भी लिया गया है। और जो रचनाकार है उसने अपनी कल्पना शक्ति का योग भी उसमें कहीं ना कहीं जरूर दिखाया है। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है, यानी कि सही नहीं है? मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंझन, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। आप लोगों को अपना उत्तर देना है विद्यार्थियों। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? हमें आपके सही उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, क्या विकल्प डी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका आखिरी कलाम। ये मुल्ला दाऊद की रचना नहीं है। ये किसकी है विद्यार्थियों? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। और मृगावती कुतुबन की है, सही है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य है, सही है। और मधुमालती मंझन की रचना है, ये भी बिल्कुल सत्य है। आगे चलेंगे फिर अगले क्रम की ओर। आपका प्रश्न है, चंदायन की रचना कब हुई है? 1379 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में, 1370 ईस्वी में। क्या है चंदायन का रचना काल? आप लोगों को फटाफट से बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। आप लोगों का उत्तर चंदायन की रचना 1379 ईस्वी में हुई है, जो कि सर्वमान्य रूप से प्रामाणिक और सही मानी जाती है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, मोहिका हंस की को हरही, इसका क्या तात्पर्य है? यानी मुझ पे हंसते हो कि उस बनाने वाले कुम्हार पे हंसते हो जिसने मुझे इस दुनिया में बना करके भेजा है। कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। क्या होगा इस प्रश्न का सटीक उत्तर? आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों। हमें आपके सही उत्तर का इंतजार है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है, अभी हमने आपको बताया भी था इसका अर्थ विकल्प सी, तो बिल्कुल सही होगा। यानी मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। और ये पंक्ति जो है मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में कही गई है और अपने बारे में ही वो जायसी जी स्वयं कह रहे हैं। आगे देखते हैं। फिर आप लोगों का प्रश्न है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोक गीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर विद्यार्थियों? आप लोगों को
बताना है पद्मावत की रचना शैली क्या है, यानी किस शैली में इसको लिखा गया है। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विद्यार्थियों विकल्प डी, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा पद्मावत की रचना शैली क्या है, फारसी की मसनवी शैली। आगे चलेंगे, आपका अगला प्रश्न है जायसी की काव्य भाषा थी, यानी किस प्रकार की थी भाषा, अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, राजस्थानी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आना चाहिए, किसी का भी उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। जायसी की काव्य भाषा क्या है, तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही होगा, जायसी ने अपनी अवधी भाषा को चुना था। आगे बढ़ते हैं, आपका प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है, चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। कौन सा है सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ जो है उसे आप लोगों को बताना है। बिल्कुल आपका सही उत्तर आना चाहिए विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुन लिया है विकल्प ए, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा चंदायन। और ये रचना है किसकी विद्यार्थियों, तो इसको लिखा है आपके मुल्ला दाऊद जी ने। किसने लिखा है, मुल्ला दाऊद जी ने। आगे देखते हैं, फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के अनुसार अपना उत्तर देना है। तो मृगावती ये किसकी रचना है, कुतुबन जी की। सत्यवती कथा किसकी रचना है, ईश्वर दास की। चंदायन किसने लिखा है, मुल्ला दाऊद जी ने। हंसावली किसकी है, असायत जी की। तो इस प्रकार जो इसका सही कूट होगा विद्यार्थियों वो है आपका विकल्प सी, राइट आंसर माना जाएगा। यदि आप लोगों ने दिया है तो आपका सब ये जवाब जो है बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपका अगला प्रश्न है नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी जी ने किया है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई सारी बातों को इस प्रश्न में समाहित किया गया है। आप लोगों को अपना सही उत्तर सोच समझ करके पढ़ करके देना है। तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों, गंभीरता से पढ़ा है, तो बिल्कुल सही जवाब आएगा विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका माना जाएगा। यानी क्या सही नहीं है, यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। चैत्र से नहीं विद्यार्थियों, ये वियोग जो है आषाढ़ के महीने से प्रारंभ होता है, इसीलिए ये गलत है। और सही क्या क्या है, जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। इनका वियोग जो है प्रवासजन्य है। प्रवासजन्य यानी जिसका पति यानी कि आदमी बाहर हो, कहीं दूर विदेश चला गया हो। और इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भी भेजा गया है। जो तोता है बराबर संदेश ले जा करके प्रेमी और प्रेमिका के पास में पहुंचा रहा, इधर की बात उधर कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका प्रश्न है निम्नांकित कवियों और उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है, आप लोगों को बताना है। चढ़ाय साढ़े गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। क्या ये पंक्ति जायसी की है? फिर जो है आपकी अगली पंक्ति है भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। क्या ये पंक्ति सूरदास जी की है? अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भणिया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी। क्या ये बिहारी कबीरदास की पंक्ति है? फिर जो है आपकी अगली पंक्ति है अजो तरयो नाही रह्यो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरि लेहो, जो मुकुतन के संग। क्या ये बिहारी लाल जी की पंक्ति है? आप लोगों को बताना है कौन सा युग्म असंगत है यानी गलत है, उसे आपको उत्तर में देना है विद्यार्थियों। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब?
तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प बी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पंक्ति जो है किसकी, सूरदास जी की नहीं है। और चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, ये पंक्ति जायसी जी की है, बिल्कुल सही है। आंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहार निहार, कबीरदास की है, बिल्कुल सही है। अजय उत्तरे ना ही रहे श्रुत सेवक एक रंग, ये बिहारी जी की दोहे की पंक्ति है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न है प्यू वियोग यस बाउर जीवू, प्यू वियोग यस बाउर जीवू। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ क्या होगा? विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली, रुग्ण स्त्री। बहुत ही शानदार पंक्ति है और बहुत ही शानदार आप लोगों का उत्तर भी आना चाहिए विद्यार्थियों। और आप में से कोई नया है जो चैनल पे पहली बार आया है, देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको भी ऐसी ही धमाकेदार कक्षाएं लगातार मिलती रहें। तो विद्यार्थियों आपका उत्तर आया होगा। यदि आप लोगों ने सेलेक्ट किया है अपना उत्तर विकल्प सी तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। इस पंक्ति में बाउर का अर्थ क्या है? जैसे कोई बावला हो जाए, पागल फिरता फिरता घूमे। तो क्या है, जो नागमती है अपने प्रीतम के वियोग में उसको प्राप्त करने के लिए क्या है, बावली हो गई है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगी है। आगे चलते हैं, फिर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? आखिरी कलाम, अखरावट, चित्ररेखा, मधुमालती। क्या होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का उत्तर? आप लोगों को सोच समझ करके देना है। इनमें से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? तो यदि विद्यार्थियों आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो मधुमालती रचना है जायसी की नहीं है, ये किसकी है? मंझन कवि की। किसकी है? मंझन कवि की। आगे बढ़ेंगे अगले क्रम की ओर। आपका अगला प्रश्न है कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह, शेर शाह। क्या होगा इस प्रश्न का विद्यार्थियों? आपका उत्तर आना चाहिए फटाफट से। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प बी तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। हुसैन शाह के आश्रित थे कौन? कुतुबन कवि। अगले क्रम में आपका प्रश्न है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती, सुआ, रत्नसेन, नागमती। कौन है पद्मावत महाकाव्य में गुरु का प्रतीक? गुरु सुआ जही पंथ देखावा, बिनु गुर जगत को निर्गुण पावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये बात जो है जायसी जी लिखते हैं अपने पद्मावत महाकाव्य में। तो आपका उत्तर भी अब आ जाना चाहिए, बिल्कुल शानदार और सही जवाब। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है विद्यार्थियों? तो यदि आप लोगों ने अपना उत्तर दिया है विकल्प बी सुआ यानी कि तोता तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, फिर आपका प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो गलत है उसे आप लोगों को बताना है। चित्रावली, उस्मान, मधुमालती, मंझन, मृगावती, कुतुबन, हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद। हमें आपके सही उत्तर का बेसब्री से इंतजार है विद्यार्थियों। तो यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प डी तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा, यानी हंस जवाहिर ये नूर मोहम्मद की रचना नहीं है, इसीलिए गलत है। आखिर फिर ये है किसकी? तो इसको लिखा है विद्यार्थियों आपके कासिम शाह जी ने। किसने लिखा है? कासिम शाह जी की रचना है। और चित्रावली उस्मान की है, सत्य है। मधुमालती मंझन की है, बिल्कुल सही है। मृगावती कुतुबन की है, बिल्कुल सही बातें हैं। आगे देखेंगे, फिर आपका प्रश्न है इनमें से जायसी जी की रचना नहीं है उसे आप लोगों को बताना है। पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती, आखिरी कलाम। इस प्रश्न का सही उत्तर हमें चाहिए आप लोगों का
कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? आप लोगों को सोच समझ करके देना है। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर आप लोगों का? तो यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विद्यार्थियों विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। यानी इंद्रावती ये जायसी जी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये तीनों रचनाएं मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, लेकिन इंद्रावती ये किसकी है? आपके नूर मोहम्मद जी की। आगे देखते हैं अगले क्रम में आपका प्रश्न है पद्मावत के रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या है? कमलावती, नागमती, वेदवती, मृगावती। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? हमें आपके उत्तर का इंतजार है विद्यार्थियों। पद्मावत के जो राजा रतन सेन हैं उसकी पत्नी का क्या नाम है? तो आप जानते हैं और हमने कई बार पढ़ाया है, इसलिए आपका उत्तर सही होना चाहिए। तो विद्यार्थियों यदि आप लोगों का उत्तर आ गया है विकल्प बी, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। यानी राजा रत्न सेन की पत्नी का नाम क्या है? नागमती। फिर जो है अगले क्रम की ओर हम आ गए हैं। आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? उसे आप लोगों को बताना है। क्या है पंक्तियां? तन चित उर मन राजा कीन्हा, तन चित उर मन राजा कीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पदमिनी चीन्हा, हिय सिंगल बुद्धि पदमिनी चीन्हा। फिर जो है आपकी अगली पंक्ति है भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, मेघ घटा मह चंद दिखावा, मधुकर हंसी समुझाए सौहदय, मधुकर हंसी समुझाए सौहदय, बूझत साच नहासी, बूझत साच नहासी। वही मिलान जो पहुँचे कोई, वही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल सोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। इसमें आप सभी को बताना है, आप लोगों ने अपना उत्तर तो दे ही दिया होगा। ये समय तो हमने आपका ले लिया जो है 30 सेकंड, लेकिन आप लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए कि कौन सी पंक्ति में से मलिक मोहम्मद जायसी जी के पद्मावत महाकाव्य की नहीं है, वो आप लोगों को बताना है। तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का आना चाहिए। यदि आप लोगों ने विद्यार्थियों चुना है अपना उत्तर विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट जवाब माना जाएगा। ये पंक्ति जो है मधुकर हंस समुझाए सौहृदय, बूझत साँच नहासी। हे मधुकर, मैं तुमको समझा बुझा कर बता रहा हूं, मैं तुमको सौगंध दे रहा हूं, कसम खाकर कह रही हूं, गोपियां कह रही हैं, मुझको सच सच बताना, मैं हंसी और मजाक के मूड में नहीं हूं। क्या कह करके भेजा है तुम्हारे कृष्ण ने उस छलिए ने? क्या पूछा है हमारे बारे में? क्या जाना है गोपियों के बारे में? मैं तुमको शपथ देकर पूछ रही हूं, इसलिए सही सही बताना। मैं बिल्कुल भी मजाक करने के मूड में नहीं हूं। ये किसकी है पंक्ति? ये सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग से ली गई है, और बाकी सारी की सारी पंक्तियां जो है यथावत रूप से मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। तो विद्यार्थियों, आज के सत्र को, इस धमाकेदार सेशन को, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल के अंतर्गत संपूर्ण सूफी काव्य की श्रृंखला से संबंधित था,
इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये सेशन, ये सत्र आपको जरूर पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं में हूबहू जरूर टकराने वाले हैं। इसमें कोई इफ और बट नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों और साथी मित्रों में शेयर करिए और हम आपको और भी ऊर्जा के साथ में इससे भी अच्छी और इससे भी ज्यादा मेहनत के साथ लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। आप सभी को मिलेंगे पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को विद्यार्थियों।